हेलो दोस्तों, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल स्टडी विथ अंकित। तो कैसे हैं आप लोग? उम्मीद करता हूँ बहुत ही अच्छे होंगे और मन लगाकर अपनी पढ़ाई को जारी रखे होंगे। तो आज का हमारा टॉपिक रहने वाला है केमिस्ट्री, जो कि बहुत सारे स्टूडेंट्स को प्रॉब्लम रहता है केमिस्ट्री को लेकर कि इसका आंसर क्वेश्चन याद करने में मुझे बहुत दिक्कत होता है। तो वही हम समस्या को आज लेकर आए हैं कि ताकि इतने अच्छे से इसका सोल्यूशन दे कि आप लोग को एक झटके में याद हो जाए। तो हमारा आज है लगभग 50 क्वेश्चन होने वाला केमिस्ट्री का अति महत्वपूर्ण क्वेश्चन, अति संभावित प्रश्न, जिसमें से कि लगभग 2-4 क्वेश्चन इसमें से डायरेक्ट एग्जाम पेपर में देखने को मिल सकता है। तो बिना देर किए हुए हम लोग क्लास को शुरू करेंगे, लेकिन उससे पहले आप लोग से एक रिक्वेस्ट है कि यदि चैनल पर नए नए आए हों तो स्टडी विथ अंकित चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लें और अपने दोस्तों के साथ इसे शेयर कर दें। तो आज की क्लास को हम लोग शुरू करते हैं। तो आज की क्लास का हमारा जो फर्स्ट क्वेश्चन है वो क्या है, कहता है कि मोल की एसआई इकाई क्या है। मोल नहीं, यहाँ पे मोलार्ता होना चाहिए था, बाय मिस्टेक यहाँ मोल लिखा गया। तो कहता है कि जो मोलार्ता होता है उसका एसआई इकाई क्या होता है। तो जो मोलार्ता जो भी होता है उसका जो एसआई इकाई क्या होता है, इसका मोल होता है। हमारा ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा करेक्ट आंसर। फिर क्वेश्चन नंबर सेकंड में कहता है एवोगाड्रो संख्या का मान कितना होता है। जो एवोगाड्रो संख्या होता है उसकी वैल्यू कितनी होती है। तो उसका जो वैल्यू होता है वो हमारा होता है 6.022 इंटू 10⁻23। इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर बी, एग्जैक्ट आंसर हो जाएगा। फिर क्वेश्चन नंबर थर्ड में कहता आदर्श गैस समीकरण क्या है। आइडियल गैस इक्वेशन इज, ऑप्शन नंबर ए में है पी वी इज इक्वल टू टी, ऑप्शन सी में है पी वाई टी, ऑप्शन डी में वी वाई टी। तो जो हमारा राइट आंसर होगा वो ऑप्शन नंबर बी होगा, पी वी इज इक्वल टू एन आर टी होता है। पी वी इज इक्वल टू क्या होता है, एन आर टी। जहाँ हमारा पी वी दिया हुआ है वो हमारा दिया हुआ है क्या है, आदर्श गैस समीकरण पी वी बराबर एन आर टी दिया हुआ है। फिर क्वेश्चन नंबर फोर में कहता है इलेक्ट्रॉन की खोज किसने की थी। जो इलेक्ट्रॉन है उसका खोज किसने की थी। इलेक्ट्रॉन का खोज किसने की था, इसका राइट आंसर हो जाएगा जे जे थॉमसन। एक ट्रिक आप लोग याद रखिएगा कि ईट पर नाच, इसका जो ट्रिक हो जाएगा ईट पर नाच। ईट कहने का मतलब हो गया इलेक्ट्रॉन का थॉमसन हो गया, पैर कहने का मतलब प्रोटॉन का रदरफोर्ड हो गया, और नाच कहने का मतलब ना से न्यूट्रॉन और चा से चैडविक हो गया। यानी कि न्यूट्रॉन का क्या हो जाएगा, चैडविक हो जाएगा। तो ईट पर नाच इसका हमारा ट्रिक भी हो गया कि इलेक्ट्रॉन की खोज किसने की थी। तो ईट पर नाच आप लोग याद रखिएगा। तो इससे इलेक्ट्रॉन, प्रोटॉन और न्यूट्रॉन तीनों का आराम से याद हो जाएगा आप लोगों को। तो हम आगे नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। तो कहता है ना क्वेश्चन नंबर 5 में कि पीएच स्केल की अधिकतम मान कितनी होती है। जो पीएच स्केल हमारा होता है उसका मैक्सिमम वैल्यू कितना होता है। तो जो मैक्सिमम वैल्यू ऑफ पीएच स्केल होता है वो होता है 14, 14 होता है। तो हमारा ऑप्शन नंबर सी करेक्ट आंसर हो जाएगा। फिर क्वेश्चन नंबर 6 में कहता है ऑक्सीकरण का अर्थ क्या होता है। ऑक्सीडेशन मीन्स व्हाट मीन्स ऑक्सीडेशन। तो जो ऑक्सीडेशन का मतलब होता है, क्या ऑक्सीडेशन का मतलब इलेक्ट्रॉन को ग्रहण करना होता है या फिर ऑक्सीडेशन का मतलब इलेक्ट्रॉन का त्याग करना होता है। तो ऑक्सीडेशन का मतलब जो होता है वो हमारा होता है इलेक्ट्रॉन का त्याग करना। मतलब कि इलेक्ट्रॉन का त्याग करने का मतलब क्या हुआ कि इलेक्ट्रॉन यहाँ पे हमारा प्लस करेगा, इलेक्ट्रॉन को बाहर निकालेगा। फिर कहता है क्वेश्चन नंबर 7 में कि निम्न में कौन इलेक्ट्रोलाइट है। विच ऑफ द फॉलोइंग इज एन इलेक्ट्रोलाइट। तो हमारा जो इलेक्ट्रोलाइट हो जाएगा वो क्या हो जाएगा, NaC विलयन। जो नमक का विलयन होता है ना वो हमारे इलेक्ट्रोलाइट के अंतर्गत आता है। तो हमारा ऑप्शन नंबर सी राइट आंसर हो जाएगा। फिर क्वेश्चन नंबर 8 में कहता है कोलाइडी कणों का आकार होता है। कोलाइडी कणों का आकार कितना से कितने मीटर के बीच होते हैं। तो हमारा जो इसका राइट आंसर हो जाएगा वो होगा 10⁻⁻7 मीटर से 10⁻⁹ मीटर तक होता है। कोलाइडी कणों का आकार होता है। हमारा ऑप्शन नंबर बी राइट आंसर हो जाएगा। फिर आगे चलते हैं क्वेश्चन नंबर 9 की ओर। तो क्वेश्चन नंबर 9 जो कहता है फैराडे का प्रथम नियम संबंधित है। जो फैराडे फर्स्ट लॉ इज रिलेटेड टू, फैराडे का पहला नियम किससे संबंधित है। तो जो हमारा इसका राइट आंसर हो जाएगा हो जाएगा विद्युत अपघटन, इलेक्ट्रोलाइसिस से फैराडे का पहला नियम संबंधित है। फैराडे का दूसरा नियम सब किससे संबंधित है ये आप लोग कमेंट करके बताइएगा। फिर क्वेश्चन नंबर 10 में कहता है, जो हमारा क्वेश्चन नंबर 10 है वो कहता है निम्न में कौन वफर विलयन है। विच ऑफ द फॉलोइंग इज अ वफर सॉल्यूशन। तो जो हमारा CH3COOH प्लस CH3COON जो होगा ना हमारा वो क्या हो जाएगा, हमारा वफर विलयन हो जाएगा। एसिटिक एसिड प्लस सोडियम एसीटेट भी हम इसको बोलते हैं।
तो बफर विलयन कौन हो जाएगा? ऑप्शन नंबर सी राइट आंसर हो जाएगा, एसिटिक एसिड और सोडियम एसीटेट। फिर क्वेश्चन नंबर 11 में कहता है परमाणु संख्या दर्शाती है, जो एटॉमिक नंबर वो क्या दर्शाता है? तो एटॉमिक नंबर हमारा क्या दर्शाता है? किसके संख्या को दिखाता है? न्यूट्रॉन की संख्या को। तो नहीं, न्यूट्रॉन की संख्या को नहीं दिखाता, ये हमारा नहीं होगा। संयोजकता भी नहीं दिखाता, तो ये भी नहीं होगा। परमाणु संख्या हुआ रहता है, यहाँ से द्रव्यमान संख्या कहाँ से हो जाता है? तो ये भी हमारा ऑप्शन कट गया, तो हमारा जो राइट आंसर हो जाएगा वो प्रोटॉन हो जाएगा। आप लोग को क्वेश्चन बनाने में जब भी कभी दिक्कत हो तो आप लोग हमेशा ऑप्शन को इलिमिनेट करने की कोशिश कीजिएगा, हमेशा ऑप्शन की छांटने की कोशिश कीजिएगा। तो जब ऑप्शन आप लोग छांट देते हैं ना, तो हम उसमें से हमारा एक राइट आंसर निकल कर आ जाता है। तो हमारे यहाँ जो राइट आंसर है वो क्या आ गया? प्रोटॉन इसका राइट आंसर हो जाएगा, ऑप्शन नंबर बी करेक्ट आंसर है। फिर क्वेश्चन नंबर 12 में कहता है ना, कहता है समस्थानिकों में समान होता है, जो आइसोटोप्स होते हैं उसमें क्या समान होते हैं? तो जो आइसोटोप्स होते हैं ना, उसमें कई परमाणुओं का जो होता है ना, वो परमाणु संख्या समान होते हैं। एटॉमिक नंबर को क्या होता है? इक्वल होता है, किसका? समस्थानिकों का। फिर क्वेश्चन नंबर 13 में कहता है आयनिक बंध बनता है, जो आयनिक बॉन्ड है वो किससे बनता है? तो आयनिक बंधन किससे बनता है? तो जो हमारा इसका राइट आंसर हो जाएगा वो क्या होगा? इलेक्ट्रॉन का स्थानांतरण से बनता है। हमारा आयनिक बंधन किससे बनता है? इलेक्ट्रॉन का स्थानांतरण से। जब इलेक्ट्रॉन एक अणु से या एक पदार्थ से दूसरे की ओर जाएगा ना, तो इलेक्ट्रॉन का स्थानांतरण होगा, ट्रांसफर ऑफ इलेक्ट्रॉन होगा, तो उसी में हमारा क्या बनता है? आयनिक बॉन्ड बनता है। फिर क्वेश्चन नंबर 14 में कहता है ना, मोलिक्यूलर फॉर्मूला ऑफ वाटर, जल जो है उसका आणविक सूत्र क्या होता है? तो आप लोगों को पता ही होगा कि जल का आणविक सूत्र क्या होता है। तो जल का आणविक सूत्र जो होता है वो होता है H2O। तो हमारा राइट आंसर ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा, H2O। फिर क्वेश्चन नंबर 15 में कहता है निम्न में से कौन क्षार है? निम्नलिखित में से कौन क्षार है? तो HCl। तो नहीं भाई, क्षार कहने का मतलब क्या होता है? भस्म। भस्म इसमें से कौन है? तो इसमें तो पहले ही एसिड लगा दिया गया, तो ये क्षार होगा नहीं, क्योंकि एसिड के अंतर्गत आ जाएगा। फिर इसमें भी सल्फ्यूरिक में भी एसिड है, तो सल्फ्यूरिक एसिड हो गया। लेकिन इसमें हमारा पूछ रहा क्या? बेस पूछ रहा है, एसिड नहीं पूछ रहा। तो जो हमारा इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, सोडियम हाइड्रोक्साइड इसका राइट आंसर हो जाएगा। फिर क्वेश्चन नंबर 16 में कहता है रासायनिक संतुलन में होता है, जो रासायनिक संतुलन होता है, केमिकल इक्विलिब्रियम होता है, उसमें क्या होता है? तो इसका जो होता है, इसका जो हमारा राइट आंसर होने वाला क्या होगा? इसमें होता है जो अग्रगामी अभिक्रिया होता है और जो प्रतिगामी अभिक्रिया होता है, दोनों ही समान दर से होता है। तो इसका राइट आंसर ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा, दोनों समान दर से। फॉरवर्ड रिएक्शन भी होगा और बैकवर्ड रिएक्शन भी होगा, उसी को हम लोग रासायनिक संतुलन बोलते हैं। फिर कहता है फंक्शंस ऑफ कैटेलिसिस्ट इज, जो कैटेलिसिस्ट होता है, जो उत्प्रेरक होता है, उसका कार्य क्या होता है? तो उत्प्रेरक का कार्य क्या होता है कि जब कहीं पे रिएक्शन हो रहा हो, तो उसको जो रिएक्शन की दर हो, जो भी उसका अभिक्रिया करने का जो दर होता है ना, उसको बढ़ा देता है, उस जो वही उत्प्रेरक का कार्य होता है। तो इसका ऑप्शन के अनुसार इसका जो राइट आंसर होगा वो क्या हो जाएगा? तो इस ये जो होता है ना, जब भी एक बात याद रखिए, जब सक्रियण ऊर्जा का मान जितना ज्यादा हम लोग घटा देंगे ना, उतना ज्यादा अब जो अभिक्रिया करने का क्षमता होगा वो बढ़ जाएगा। तो हमेशा सक्रियण ऊर्जा को घटा देता है जो उत्प्रेरक होता है जो। तो ऑप्शन नंबर बी हमारा राइट आंसर हो जाएगा। फिर कहता है क्वेश्चन नंबर 18 में मोलरता की इकाई होता है, जो मोलरता होती है ना, उसका इकाई क्या होता है? तो मोल प्रति केजी? तो नहीं, मोल प्रति केजी किसका होता है? ये मोल लता का होता है। मोल प्रति केजी होता है, ये मोल लता का होता है। लेकिन हमसे पूछा क्या है? मोल लहरता पूछा है। तो मोल लहरता में ऑप्शन नंबर बी करेक्ट आंसर हो जाएगा, मोल प्रति लीटर इसका राइट आंसर है, क्योंकि ये किसका होता है? मोल लता का होता है। फिर क्वेश्चन नंबर 19 में कहता है निम्न में कौन अम्ल है? विच ऑफ द फॉलोइंग इज एन एसिड। तो इसमें से कौन सा अम्ल है? तो ये पहले ही जो भी NaOH है, ये क्या है? बेस के अंतर्गत आता है, ये एसिड नहीं है। फिर KOH जो है पोटेशियम हाइड्रोक्साइड भी, ये भी बेस होता है। लेकिन जो हमारा HCl हाइड्रोक्लोरिक एसिड है, ये तो हमारा क्या होता है? एसिड होता है। तो हमारा जो राइट आंसर होगा क्या हो जाएगा? ऑप्शन नंबर सी राइट आंसर हो जाएगा। फिर क्वेश्चन नंबर 20 में कहता है गैसों का गति सिद्धांत संबंधित है। गैसों का गति जो सिद्धांत है वो किससे संबंधित है? काइनेटिक थ्योरी ऑफ गैसेज डील्स विथ।
तो इस किससे संबंधित है? तो क्वेश्चन नंबर 20 का जो हमारा राइट आंसर होने वाला क्या हो जाएगा? गैस। गैसों का गति सिद्धांत है तो मामूली सी बात है कि गैस से ही संबंधित होगा। तो हमारा ऑप्शन नंबर सी एग्जैक्ट आंसर हो जाएगा, करेक्ट आंसर होगा। फिर क्वेश्चन नंबर 21 में कहता ना इलेक्ट्रोलाइटिक सेल में, इन इलेक्ट्रोलाइटिक सेल मतलब कहने का मतलब इसका है ना कि जो इलेक्ट्रोलाइटिक सेल होता है ना उसमें क्या होता है, तो जो हमारा इलेक्ट्रोलाइटिक सेल होता है उसमें विद्युत ऊर्जा उपभोग होती है। क्या होता है? इलेक्ट्रिकल एनर्जी कंज्यूम्ड होता है। तो इसका ऑप्शन नंबर सी करेक्ट आंसर हो जाएगा। फिर क्वेश्चन नंबर 22 में कहता है पीएच इज इक्वल टू 7। पीएच इज इक्वल टू 7 कहने का मतलब जो पीएच 7 जो वैल्यू होता है वो किसका होता है? पीएच 7 का मतलब क्या हुआ? तो सीधी सी बात, जब पीएच किसी का साथ होता है तो हम लोग क्या मानते हैं? वो न्यूट्रल है, उदासीन है, ना तो अम्ल होता है ना तो क्षार होता है। क्योंकि यदि 7 से कम है, यदि 7 से कम है तो हमारा अम्ल हो जाता है, और यदि 7 से अधिक है तो हमारा क्या हो जाता है? क्षार हो जाता है। लेकिन ये पूरे 7 बोला तो पूरा 7 जो होगा वो न्यूट्रल हो जाएगा, यानी कि उदासीन हो जाएगा। तो हमारा ऑप्शन नंबर सी राइट आंसर हो जाएगा। फिर क्वेश्चन नंबर 23 में कहता ना निम्न में कौन धातु है? विच ऑफ द फॉलोइंग इज मेटल? निम्न में कौन धातु है? तो इसमें से धातु कौन हो जाएगा? तो हमारा सोडियम जो होगा राइट आंसर होगा। सोडियम इसमें से है जो धातु है। फिर क्वेश्चन नंबर 24 में कहता मिश्र धातु है। मिश्र धातु है शुद्ध धातु या अधातु या गैस? तो जो हमारा राइट आंसर हो जाएगा वो धातु प्लस धातु होगा। शुद्ध धातु प्लस धातु भी हो सकता है, या फिर धातु प्लस अधातु भी मिलेगा तो मिश्र धातु नहीं, सॉरी, अधातु नहीं, मिश्र धातु जब होगा जब शुद्ध धातु और धातु रहेगा, या फिर धातु प्लस भी धातु रहेगा तो मिश्र धातु हो सकता है। फिर क्वेश्चन नंबर 25 में कहता है वॉयल का नियम संबंधित है। वॉयल्स लॉ रिलेट्स टू, वॉयल्स लॉ किसे रिलेट करती है? तो जो वॉयल्स लॉ है वो किसे रिलेट करती है? तो ये रिलेट करती है दाब और आयतन से। दाब और आयतन से कैसे हम मान सकते हैं कि ये रिलेट करती है? तो हम ऐसे समझते हैं इसको कि जो इसका इक्वेशन आता है ना, जो भी जो होता है वो इनडायरेक्ट प्रोपोर्शनल होता है। किसका इनडायरेक्ट प्रोपोर्शनल होता है? तो प्रेशर का इनडायरेक्ट प्रोपोर्शनल होता है। तो यहाँ जब वॉल्यूम हो गया ना वो इनडायरेक्ट प्रोपोर्शनल हो गया किसका? प्रेशर का। मतलब कहने का मतलब है जब हम लोग आयतन को बढ़ाएंगे तो इसका जो दाब का मान होगा वो घट जाएगा, और जब हम लोग आयतन को बढ़ाएंगे ना तो दाब का मान घटेगा। लेकिन यही जब हम दाब को बढ़ाएंगे तो आयतन का मान घट जाएगा। कहने का अर्थ है when we will increase the value of v then the value of p is decreased। सो इसका जो हमारा राइट आंसर होने वाला क्या हो जाएगा? ऑप्शन नंबर ए। जब हम लोग वॉल्यूम का वैल्यू बढ़ाएंगे तो प्रेशर का मान कम हो जाएगा, और जब प्रेशर का मान बढ़ाएंगे तो वॉल्यूम का मान कम हो जाएगा। फिर क्वेश्चन नंबर 26 में कहता निम्न में कौन अधातु है? विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉन मेटल? तो इसमें से नॉन मेटल क्या है? तो ये हमारा राइट आंसर होने वाला क्या हो जाएगा? कार्बन। कार्बन हमारे इसमें क्या है? नॉन मेटल है, अधातु है। फिर कहता है ऑक्सीकारक होता है, ऑक्सीडाइजेशन इन विच? तो इसमें ऑक्सीकारक का जो पहचान है वो क्या है? ऑक्सीकारक का कैसे हम लोग मानते हैं कि ये कौन से अभिक्रिया हो रहा है? ऑक्सीकारक हो रहा है या फिर उपकरण हो रहा है? जो भी अभिक्रिया हम लोग कैसे समझ पाते हैं? तो हम लोग इस तरह से समझ पाते हैं इसको कि इसमें इलेक्ट्रॉन का जो है वो त्याग कर रहा है या इलेक्ट्रॉन को ग्रहण कर रहा है। तो ऑक्सीकारक होने का जो मेन होता है इलेक्ट्रॉन को वहाँ ग्रहण करता है। तो इलेक्ट्रॉन ग्रहण करने का मतलब हो इलेक्ट्रॉन पर निगेटिव चार्ज हो जाएगा, तो इसको हम लोग क्या बोलते हैं? इलेक्ट्रॉन को ग्रहण करना। और जब पॉजिटिव होता है तो मानते हैं कि इलेक्ट्रॉन किसी को दे रहा है। फिर क्वेश्चन नंबर 28 में कहता है ना अपचायक होता है। अपचायक होता है तो इसमें से अपचायक होने के लिए क्या नियम चाहिए होता है? तो अपचायक होने के लिए जो होता है इलेक्ट्रॉन देगा। इलेक्ट्रॉन देगा कहने का मतलब हो गया कि ई पर पॉजिटिव चार्ज होना चाहिए। तो हम लोग क्या मानेंगे कि वहाँ पे अपचायक होता है। तो दोस्तों वीडियो कैसी लग रही है? अगर अच्छी लग रही हो तो वीडियो को लाइक करते रहे और ज़्यादा से ज़्यादा अपने दोस्तों के साथ शेयर करें, और स्टडी विथ अंकित चैनल को सब्सक्राइब कर ले ताकि जब भी हम आपके लिए वीडियो बनाएं तो आप तक स्पष्टता पूर्वक पहुँच सके, ताकि आपको ढूंढने में परेशानी ना हो। तो हम लोग क्वेश्चन नंबर 29 की ओर बढ़ते हैं। कहता है ना निम्न में कौन कार्बोहाइड्रेट है? निम्न में कौन कार्बोहाइड्रेट है? विच ऑफ द फॉलोइंग इज अ कार्बोहाइड्रेट? इसमें कार्बोहाइड्रेट जो होगा वो कौन होगा? हमारा ग्लूकोज इसमें क्या हो जाएगा? कार्बोहाइड्रेट।
तो हमारा राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, ग्लूकोज हमारा राइट आंसर होने वाला। फिर क्वेश्चन नंबर 30 में कहता है ना, प्रोटीन के निर्माण इकाई है, बिल्डिंग यूनिट ऑफ प्रोटीन्स आर। कहने का मतलब जो प्रोटीन बनता है ना उसका निर्माण इकाई क्या, उसका यूनिट क्या है। जैसे कहने का मतलब जब कोई घर बनता है तो उसका जो हमारा यूनिट होता है वो क्या होता है, ईंट वगैरह होता है जिससे हमारा घर तैयार होता है। कहता यही हमारा क्वेश्चन पूछ दिया कि अगर हमारा शरीर का यूनिट क्या है, तो हमारा शरीर का यूनिट सेल हो गया। उसी प्रकार इसमें से कह रहा है प्रोटीन के निर्माण की यूनिट क्या है। तो प्रोटीन जो होता है उसका निर्माण की यूनिट होता है, क्या होता है, एमिनो एसिड होता है, एमिनो अम्ल इसका राइट आंसर होने वाला ऑप्शन नंबर बी। जो प्रोटीन के निर्माण की इकाई होता है वो एमिनो अम्ल होता है। फिर क्वेश्चन नंबर 31 कहता है ना, डीएनए की संरचना है। डीएनए जो होता है ना उसकी संरचना कैसी है, सिंगल हेलिक्स है या डबल हेलिक्स है। तो जो हमारा राइट आंसर होने वाला है वो राइट आंसर होने वाला ऑप्शन नंबर बी, डबल हेलिक्स। जो डीएनए की संरचना होती है वो डबल हेलिक्स में होती है। फिर क्वेश्चन नंबर 32 में कहता ना, निम्न में कौन ईंधन है, विच ऑफ द फॉलोइंग इज अ फ्यूल। तो इसमें से ईंधन कौन सा है जिसका यूज हम लोग किसी चीज को जलाने वगैरह के रूप में कर सकते हैं, या फिर जिससे हम लोग हीट वगैरह प्राप्त करते हैं, तो उससे हमारा इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा, कोयला। क्योंकि कोयला जो है एक ईंधन के रूप में है। कोयला से हम लोग खाना भी बना सकते हैं, कोयला से ट्रेन वगैरह भी चलती है। तो हमारा जो ईंधन के रूप में यूज होने वाला चीज़ है वो कोयला ही है। तो ऑप्शन नंबर बी हमारा राइट आंसर हो जाएगा। फिर क्वेश्चन नंबर 33 में कहता है हरित रसायन का उद्देश्य है, जो एम ऑफ ग्रीन केमिस्ट्री, जो ग्रीन केमिस्ट्री है उसका एम क्या है। तो जो ग्रीन केमिस्ट्री है, हरित रसायन कहने का मतलब, हरित कहने का मतलब हरा भरा से रिलेटेड है। तो हरा भरा क्या हो जाएगा, पर्यावरण हमारा होता है। तो पर्यावरण सुरक्षा यानी कि प्रोटेक्ट इन्वायरमेंट हमारा राइट आंसर होने वाला ऑप्शन नंबर जी, बी इज द राइट आंसर। फिर क्वेश्चन नंबर 34 में कहता है रेडियो धर्मिता होती है, रेडियो एक्टिविटी इज। जो रेडियो धर्मिता है वो कैसी प्रक्रिया है। तो जो रेडियो धर्मिता होता है ना वो हमारा नाभिकीय प्रक्रिया होता है, न्यूक्लियर प्रोसेस होता है। तो ऑप्शन नंबर बी हमारा करेक्ट आंसर हो जाएगा। फिर कहता है क्वेश्चन नंबर 35 में कहता है अर्धायु का अर्थ है, हाफ टाइम मीन्स। अर्धायु का मतलब क्या होता है, अर्धायु कहने का मतलब आधा। तो आधा का मतलब आधा क्षय होने में जो समय लगता है उसे अर्धायु हम लोग कहते हैं। तो इसका हमारा ऑप्शन नंबर बी राइट आंसर हो जाएगा। फिर कहता है साबुन का निर्माण होता है, जो साबुन है उसका निर्माण कौन सी प्रक्रिया द्वारा है। तो यहाँ इंग्लिश में लिखा हुआ सैप्नोफिकेशन। सैप्नोफिकेशन कहने का मतलब समझे, सैप्नोफिकेशन कहने का मतलब हुआ साबुनीकरण। क्या हुआ, साबुनीकरण। तो इसका जो राइट आंसर हमारा हो जाएगा, साबुनीकरण से हम लोग क्या बना सकते हैं, साबुन बना सकते हैं। तो हमारा ऑप्शन नंबर बी राइट आंसर हो जाएगा, सैप्नोफिकेशन यानी कि साबुनीकरण। फिर क्वेश्चन नंबर 37 में कहता है ना, डिटर्जेंट प्रभावी होते हैं, डिटर्जेंट्स आर इफेक्टिव इन। डिटर्जेंट किसमें प्रभावी होते हैं, कठोर जल में या फिर मृद जल में या केवल वर्षा जल में या सूत जल में। तो जो डिटर्जेंट होता है ना वो कठोर जल में भी प्रभावित होता है, मृदु जल में भी प्रभावित होता है। लेकिन जो यहाँ हमारा राइट आंसर होने वाला वो हमारा कठोर जल ही हम लोग यहाँ पे ज़्यादा इसका वैल्यू देंगे। लेकिन ऐसे होता है दोनों में, लेकिन ऑप्शन के अनुसार हम लोग कठोर जल राइट आंसर हमारा होने वाला है। फिर क्वेश्चन नंबर 38 में कहता है ना कि पॉलीमर का उदाहरण है, एन एग्जाम्पल ऑफ पॉलीमर इज, विच इज द एग्जाम्पल ऑफ पॉलीमर। पॉलीमर का जो हमारा एग्जाम्पल हो जाएगा वो होगा स्टार्च। जो स्टार्च हमारा पॉलीमर के अंतर्गत आता है, पॉलीमर का उदाहरण है एक स्टार्च। फिर कहता है क्वेश्चन नंबर 39 पॉलीथीन बनता है, पॉलीथीन। पॉलीथीन कहने का मतलब थीन, थीन जिसमें लगा हो उसको टिक कर दीजिए याद रखने के लिए कि पॉलीथीन कहने का मतलब थीन है। तो एथीन हो गया, ऐसे हम लोग इसको बोलते हैं एथिलीन, लेकिन एथिलीन यहाँ नहीं दिया हुआ है तो क्या मार देंगे यहाँ, एथीन हम लोग राइट आंसर होगा। फिर क्वेश्चन नंबर 40 में कहता है ना, कार्बोक्सिलिक अम्ल में कार्यात्मक समूह होता है, विच इज द फंक्शनल ग्रुप इन कार्बोक्सिलिक एसिड। तो जो कार्बोक्सिलिक एसिड होता है ना उसमें हमारा जो फंक्शनल ग्रुप होता है COOH होता है, और हाइड्रोक्सिल ग्रुप में होता है OH होता है, एल्डिहाइड में होता है CHO, और एमिनो अम्ल में होता है NH2। तो हमारा जो राइट आंसर इसका होने वाला ऑप्शन नंबर सी, COOH हमारा राइट आंसर हो जाएगा क्वेश्चन नंबर 40 का। फिर हम लोग नेक्स्ट देखते हैं 41 नंबर क्वेश्चन में कहता है ठोस अवस्था में कण होते हैं, पार्टिकल्स इन सॉलिड स्टेट आर। जो ठोस अवस्था होता है ना उसमें कण किस प्रकार से होते हैं, दूर दूर होते हैं। यदि दूर दूर होता तो हमारा जो ठोस होता वो काफ़ी आसानी से टूट जाता, लेकिन ये आसानी से टूटता नहीं है। तो हम लोग कैसे मान सकते हैं कि दूर दूर होता, दूर दूर तो गैस में होता है ना, क्योंकि गैस का जो
छितराव होता है बहुत ज़्यादा होता है, गैस जल से कहीं भी फैल जाता है, लेकिन ठोस क्या फैलता है? तो इसका हमारा जो राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर ए होगा, पास पास होता है इसका। ठोस में कैसे होता है? पास पास होता है। और दूर किस में होता है? दूर जो होता है वो हमारा गैस में होता है दूर। फिर क्वेश्चन नंबर 42 में कहता है क्रिस्टलीय ठोस का उदाहरण है। ये अब आगे क्वेश्चन नंबर 42 है जो हमारा चैप्टर 1 से क्वेश्चन है। कहता है क्रिस्टलीय ठोस का इसमें से कौन सा उदाहरण है? तो कांच अक्रिस्टलीय ठोस का उदाहरण है। रबर रबर भी अक्रिस्टलीय ठोस का उदाहरण है। तो इसका जो हमारा राइट आंसर हो जाएगा दोस्तों नमक। नमक जो हमारा है वो क्या होगा? क्रिस्टलीय ठोस का उदाहरण होगा। फिर क्वेश्चन नंबर 43 में कहता है ना कि बिलियन में विलेय की मात्रा को क्या कहते हैं? जो बिलियन होता है उसमें विलेय की मात्रा जब हम लोग जो विलेय उसमें घुलाते हैं वो उसको हम लोग क्या बोलते हैं? जब घुल जाता है तो उसको हम लोग कंसंट्रेशन बोलते हैं। कंसंट्रेशन कहने का मतलब हो गया सांद्रता। इसको हम लोग क्या बोलते हैं? सांद्रता बोलते हैं। ऑप्शन नंबर बी राइट आंसर हो जाएगा। फिर क्वेश्चन नंबर 44 में कहता है ना मूल लता की इकाई है। जो मूल लता होता है उसकी इकाई क्या होती है? तो मूल लता की इकाई होती है मोल प्रति केजी। और मोल लता पूछे तो मोल प्रति लीटर, लेकिन मोल लता पूछे तो मोल प्रति केजी। तो हमारा जो राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, मोल लता की जो इकाई होगा मोल प्रति केजी होगा। फिर क्वेश्चन नंबर 45 में कहता है ना रॉल्ट का नियम किससे संबंधित है? रॉल्ट्स लॉ इज रिलेटेड टू। तो जो रॉल्ट्स का नियम है वो बिलियन से संबंधित है। बिलियन के बारे में रॉल्ट का नियम दिया गया है। फिर क्वेश्चन नंबर 46 में कहता है विद्युत चालक बिलियन कहलाता है। विद्युत चालक जो बिलियन होते हैं वैसे बिलियन जो जिसमें विद्युत का चालन हो सके वैसे विलयन को हम लोग क्या बोलते हैं? तो वैसे विलयन को हम लोग बोलते हैं इलेक्ट्रोलाइट बोलते हैं। क्या बोलते हैं? इलेक्ट्रोलाइट। तो हमारा राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, इलेक्ट्रोलाइट। फिर आगे बढ़ते हैं क्वेश्चन 47 में। अतः गैल्वेनिक सेल में सीधी सी बात यहाँ ये समझिए कि यहाँ गैल्वेनिक सेल का कार्य पूछ रहा है कि जब हम लोग गैल्वेनिक सेल का यूज करते हैं इसमें क्या कार्य होता है? तो जो गैल्वेनिक सेल का कार्य होता है वो होता है कि रासायनिक ऊर्जा से विद्युत ऊर्जा में परिवर्तन करना। तो हमारा जो ऑप्शन नंबर ए होगा वो राइट आंसर हो जाएगा। ऑप्शन नंबर ए हमारा क्या होगा? राइट आंसर हो जाएगा। रासायनिक ऊर्जा से विद्युत ऊर्जा में बदलता है। फिर क्वेश्चन नंबर 48 में कहता है इलेक्ट्रोड विभव की इकाई होती है। इलेक्ट्रोड विभव की इकाई होती है। तो विभव लग गया वैसे ही समझ लीजिए आप लोग कि विभव किसका होता है? विभव का जो एसआई मात्रा होता है वोल्ट होता है। तो हमारा इलेक्ट्रोड विभव का भी एसआई मात्रा क्या होने वाला है? वोल्ट होने वाला है। तो ऑप्शन नंबर बी हमारा राइट आंसर हो जाएगा। फिर क्वेश्चन नंबर 49 में कहता है ना कि अभिक्रिया की दर बढ़ती है। अभिक्रिया की दर कैसे बढ़ती है? कब बढ़ती है? तो जब अभिक्रिया की दर होता है वो ताप बढ़ाने से बढ़ती है। किसी चीज पे अगर रिएक्शन किसी को अगर करवाना है ना तो आप उस पे जितना ज़्यादा से ज़्यादा ताप दीजिएगा ना उतना जल्दी ही अभिक्रिया वो करेगा। तो हमारा ऑप्शन नंबर ए राइट आंसर हो जाएगा। ताप बढ़ाएंगे तो उसका जो अभिक्रिया का दर होगा वो बढ़ जाएगा। फिर क्वेश्चन नंबर 50 में कहता है कि सक्रियण ऊर्जा है। जो सक्रियण ऊर्जा है वो क्या है? तो सक्रियण ऊर्जा हमारा एक प्रकार का क्या है? न्यूनतम ऊर्जा है। जो सक्रियण ऊर्जा हमारा एक प्रकार का क्या है? न्यूनतम ऊर्जा है। तो हमारा ऑप्शन नंबर ए राइट आंसर हो जाएगा। तो दोस्तों आज का हमारा हमारा जो 50 क्वेश्चन था वो समाप्त हो गया और ये बहुत ही ज़्यादा इम्पोर्टेंट अति महत्वपूर्ण क्वेश्चन था ये। तो वीडियो कैसा लगा कमेंट करके ज़रूर बताइएगा और वीडियो अच्छा लगा तो अपने दोस्तों के साथ शेयर भी कीजिएगा और इस चैनल पे पहली बार आए तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा। स्टडी विद अंकित को सब्सक्राइब कर रखिएगा ताकि जब भी हम वीडियो बनाएं तो आपके पास आसानी से पहुंच जाए। तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।